प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने नई कहानी के स्वरूप, उसके विकास और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर बात की थी। जैसे कि बताया गया कि 50 के आसपास नई कहानी का जो उद्भव हुआ था, उसमें हमने यह भी चर्चा की कि किस तरह से पूर्ववर्ती कहानियों से नई कहानी का स्वरूप बदला। इस सत्र में थोड़ी सी चर्चा हम पहले नई कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में बात करते हुए फिर से नई कहानी के प्रमुख रचनाकारों पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि नई कहानी में जो पात्र आए हैं वे प्रामाणिक संदर्भों से जुड़े हुए पात्र हैं। जैसे उषा प्रियंवदा की कहानी मछलियां में विजय लक्ष्मी, निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे उसकी लतिका, या मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है कि दीपा, भीष्म शाहनी की कहानी चिप की दावत की के सामनाथ, मोहन राकेश एक और जिंदगी के प्रमुख पात्र प्रकाश, या राजेंद्र यादव का जो किशोर टूटना का पात्र है। इन पात्रों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये पात्र अपने प्रामाणिक संदर्भों से पूरी तरह जुड़े हुए पात्र हैं। दूसरी बात, जो स्त्री की बात हमने पिछले अध्याय में की थी, उसके बारे में एक छोटी सी बात यह भी कही जा सकती है कि आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ नई कहानी में हमारे सामने आती है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी, सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। संशयग्रस्त संबंधों के बीज बिजाते दलदल अब नहीं हैं। नारी की देह अब उसके अपने निर्णय की वस्तु है, और यह क्रांतिकारी परिवर्तन जो परिलक्षित किया कमलेश्वर ने, मैंने यहां कमलेश्वर जी को उद्धृत किया। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि भले ही नई कहानी की कालावधि लगभग 15 वर्षों की रही, लेकिन इस दौरान तमाम बड़े चर्चित और प्रसिद्ध रचनाकार हमारे सामने आए, और उन सबों पर बात करना यहां संभव तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम उनके बारे में जानें, जैसे उनके नाम जानें, जैसे मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, हरिशंकर परसाई, शानी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, भीष्म शाहनी आदि आदि अनेक। इनमें से आप पाएंगे कि बहुत सारे कहानीकार जो नई कहानी से जुड़े हुए थे, इन्होंने परवर्ती कथा आंदोलनों में बड़ी भूमिका अदा की, और यहाँ केवल हम कुछ ही प्रमुख रचनाकारों के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में, उनकी कहानियों के स्वरूप के बारे में और उनके रचना संसार के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा
करना चाहते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करेंगे मोहन राकेश जी की, और मोहन राकेश का पहला संग्रह इंसान के खंडहर 1950 में आता है। लेकिन मजे की बात यह है कि वह इस कहानी संग्रह की कहानियों से स्वयं प्रसन्न नहीं थे, इसलिए इसे उतना महत्व नहीं देते हैं, और उन्होंने अपने समाज को, अपनी परिस्थितियों को जैसा देखा, जैसा समझा, जैसा महसूस किया, और उसे ही अपनी कहानियों में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। धर्म के नाम पर चलने वाली विद्रूपताओं को, स्त्री पुरुष के संबंधों के आधार को, स्त्री पुरुष की लक्ष्यहीनता को, उनकी हताशा, कुंठा, तनाव और निर्णयहीनता को अपनी कहानियों में मोहन राकेश बार बार प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि अपने प्रथम संग्रह को वो महत्व नहीं देते, बावजूद उसके उनकी कथा भूमिका को समझने के लिए, जानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कहानी संग्रह मान सकते हैं। दूसरा संग्रह जो उनका आता है, नए बादल, 1957 में, और जानवर एक और जिंदगी। ये तीनों संग्रह 57, 58 और 61 इन 3 वर्षों में आते हैं, और इन 3 वर्षों में जो आते हैं, इन तीनों संग्रहों ने यूं कहा जा सकता है कि नई कहानी के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक तरफ मलबे का मालिक और भूखे जैसी कहानियां इनकी बड़ी चर्चित रहीं। रचनाकार की सामाजिक प्रतिबद्धता और संवेदनात्मक तीव्रता, देश विभाजन के बाद हुए दंगों, लूट, आगजनी, इन चीजों को मानवीय संवेदना के साथ उकेरने में मोहन राकेश की कोई तुलना नहीं है। यदि आप परमात्मा का कुत्ता कहानी देखेंगे, उसे पढ़ेंगे, उसका वाचन करेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि शरणार्थियों को जमीन आदि देने के मामले में जो अदालतों में तमाम तरह की धांधलियां होती हैं, जो रिश्वतखोरी होती है, आजाद भारत की तस्वीर पेश करती है यह कहानी परमात्मा का कुत्ता। दूसरी तरफ ममतामयी माता वचन, जो प्रमुख पात्र है आर्द्रा कहानी की, उसके माध्यम से वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न लाली और आर्थिक दृष्टि से विपन्न बिन्नी, इन दोनों की स्थितियों को चित्रित करते हुए यह दिखाया है कि किस तरह से मां का हृदय संपन्न और विपन्न बेटों में मां की ममता इन दोनों पुत्रों के प्रति एक जैसी बनी रहती है, दोनों में कोई भेदभाव नहीं करती। इसी तरह जब हम जानवर और जानवर कहानी संग्रह पर बात करेंगे या उस कहानी पर बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि गिरजाघरों और उसके परिसरों में धर्म के नाम पर जो होने वाले अत्याचार और शोषण की मुकम्मल एक रूपरेखा जाहिर करते हैं। अतः समाज के तमाम तत्वों को व्यक्ति के संदर्भ में जो प्रस्तुत करते हैं,
मोहन राकेश उस दौर का अकेला रचनाकार हम कह सकते हैं, जिनकी कहानियों के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि उनकी कहानियाँ औरों से किस तरह से विशिष्ट हैं, औरों से किस तरह से अलग हैं। एक अकेलापन समाज से कटकर किस तरह से व्यक्ति का अकेलापन नहीं होता है, और यह जो अकेलापन है समाज के बीच होने का अकेलापन है। इस संग्रह की एक और जिंदगी व मिस पाल जैसी लंबी कहानियों के माध्यम से हम उस समय की स्त्री और परंपरागत पुरुष की मानसिकता की टकराहट को भी हम पा सकते हैं, अंतर्द्वंद को देख सकते हैं, तनाव को देख सकते हैं। इस प्रकार से हम अधिकांश कहानियों में यह पाते हैं मोहन राकेश की कि जो पहाड़ी शहर है, दिल्ली है, बम्बई है, अमृतसर है, लाहौर है, शिमला है, यानी यदि हम ये कहें कि अधिकांश कहानियों में शहरी जीवन और उसकी कथा को, उसकी जनता की दर्द को, पीड़ा को प्रस्तुत करने में और कथा और शिल्प का सुंदर समन्वय स्थापित करने में मोहन राकेश एक महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। दूसरे कहानीकार जो काफ़ी चर्चित हुए और यूं कह सकते हैं कि जिनकी बड़ी भूमिका रही नई कहानी की स्थापना में, वो हैं राजेंद्र यादव। मोहन राकेश की तरह राजेंद्र यादव भी अपने प्रथम कहानी संग्रह को उतना महत्व नहीं देते हैं। लहरें और परछाइयां इनका पहला कहानी संग्रह है जो 1950 में आता है। इसके साथ एक और संग्रह आता है उनका, देवताओं की मूर्तियां, 1952 में। राजेंद्र जी इस कहानी संग्रह को भी उतना महत्व नहीं देते हैं। अपने आने वाली अन्य कहानियों में जो संग्रह के रूप में हमारे सामने आए, जैसे 1954 के खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, सर्वाधिक चर्चित कहानी संग्रह, अभिमन्यु की आत्महत्या 1960, इन संग्रहों में हम नई कहानी के विकास को रेखांकित कर सकते हैं। अब राजेंद्र यादव की जो कहानियां हैं उनमें हम क्या पाते हैं? भारतीय मध्यवर्गीय जीवन, उसकी पीड़ा, उसके तनाव, उसके संत्रास और उसके अनुभवों को रचते हैं राजेंद्र यादव अपनी कहानियों में। चाहे लड़की के विवाह संबंधी समस्याएं हों, उनकी इच्छा अनिच्छा की परवाह किए बिना उसे कहीं वैवाहिक जीवन बिताने को बाध्य किया जाता है, और उससे उत्पन्न जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर भी राजेंद्र यादव की कहानियां हमारे सामने अब सामने आती हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं राजेंद्र यादव इन समस्याओं के माध्यम से। 1955 के पहले की जो कहानियां हैं, अगर कमलेश्वर के शब्दों में कहें तो वे कहानियां सास बहू की कहानियां थीं। लेकिन राजेंद्र यादव की सबसे बड़ी खूबी यदि हम रेखांकित करना चाहें तो वह है स्त्री विमर्श। लेखक खुद ही कहते हैं कि आदमी की जीवनी शक्ति को सबसे अधिक तोड़ती है ये धर्म और धन की दीवारें, रूढ़ियां, संस्कार, झूठे नैतिक ढकोसले, जिनके पीछे एक मरती हुई आर्थिक व्यवस्था है।
उन सब का शिकार क्या पुरुष की अपेक्षा नारी ही अधिक नहीं है? उसे ही इन सब के बीच में रहते इन्हीं से गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट लेते हुए सबसे अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ती। इस तरह के भावबोध की कहानी हम पाते हैं एक कमजोर लड़की की कहानी शीर्षक में। तो आज की लड़की के जीवन की भयंकर ट्रेजेडी जिस कहानी के माध्यम से व्यक्त होती है वह है एक कमजोर लड़की की कहानी। लड़की न तो अपने प्रेमी को और न अपने पति को अपने जीवन से झटका कर निकल पाती है। यह उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है जिसे राजेंद्र यादव संवेदना के धरातल पर उकेरते हैं। इसी तरह जहां लक्ष्मी कैद है शीर्षक कहानी में अपने पिता द्वारा दी गई यातनाओं से पीड़ित लड़की विक्षिप्त हो जाती है। पिता पुरुष सत्ता का प्रतीक है। यह सत्ता हजारों वर्षों से जो नारी पर अपना अधिकार जताती आ रही है, उसका शोषण करती आ रही है, अपने स्वार्थ और लालसा के चलते स्त्री का शोषण करती आ रही है, उसका चित्र उकेरते हैं राजेंद्र यादव इस कहानी में। स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि जो राजेंद्र यादव अपनी कहानियों में स्त्री के माध्यम से स्त्री का एक विरोध या विद्रोह प्रकट करते हैं इसी पुरुष सत्ता के प्रति, मर्दवादी व्यवस्था के प्रति या पुरुष वर्चस्व के प्रति। लकड़हारा की जो लड़की विवाह मंडप पर दहेज का विरोध करते हुए शादी से इनकार कर देती है, हिंदी कहानी में यह जो विकास है, इस विकास को रेखांकित करने में जाहिर सी बात है कि राजेंद्र यादव की एक बड़ी भूमिका होती है। राजेंद्र यादव ने अपनी कहानियों में संरचना को लेकर सर्वाधिक परिश्रम किया है और आप पाएंगे कहां उन्होंने पत्र प्रविधि का तो कहीं उन्होंने संवाद प्रविधि का प्रयोग करते हुए कहानी की शुरुआत की है। वो कहते हैं कि देह के बिना आत्मा, शरीर के बिना प्राण, रूप के बिना ज्ञान की कोई पहचान नहीं हो सकती। देहवादी विमर्श शरीर और रूप के बिना आत्मा कुछ नहीं है, इस प्रकार से उनकी मान्यता थी। अतः मध्यवर्गीय सोच, नैतिकता, मूल्य और आर्थिक मजबूरियां जीवन को किस हद तक नारकीय बना देती हैं, यदि हम उसे जानना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि पास फेल जैसी कहानी राजेंद्र यादव की हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम एक अति प्रसिद्ध रचनाकार कमलेश्वर की कहानियों की मूल प्रवृत्तियों और उनके स्वरूप पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। राजा निर्वंशिया और कस्बे का आदमी, इन दोनों ने कमलेश्वर को सर्वाधिक प्रसिद्धि दी और 1957 के आसपास ये संग्रह प्रकाशित होते हैं। राजा निर्वंशिया कहानी एक प्रसिद्ध पत्रिका, पिछले सत्र में जिसकी चर्चा की गई थी कहानी, उसके वार्षिकांक में आई थी और यह कहानी पुरस्कृत भी हुई थी। इसमें सबसे बड़ी बात जो है, कथाकार ने दोहरे कथा शिल्प का प्रयोग किया है। अकेलापन, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थितियों,
आर्थिक विवशताओं के कारण दाम्पत्य जीवन की निरुपायता, इन चीजों को, इन तत्वों को राजा नीरवंशिया कहानी प्रस्तुत करती है। बताया गया कि आजाद भारत के शिक्षित मध्यवर्गीय युवाओं की अपेक्षाओं, असुविधाओं, कस्बे के आदमी के दुख दर्द, ग्राम कथा और नगर कथा के बीच पहचान, शरणार्थी जीवन और विभाजन की विभीषिका, इन विषयों को लेकर कमलेश्वर ने अपनी कहानियां लिखी हैं और वे कहानियां बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों को पता होगा कि भले ही यह कथा आंदोलन 15 वर्षों का रहा, लेकिन इस कथा आंदोलन में यह ना समझा जाए कि कथात्रयी ही महत्वपूर्ण रहे, और भी महत्वपूर्ण रचनाकार आए। विविधता के बारे में बात हो चुकी है, व्यापकता के बारे में बात हो चुकी है, वैविध्य के बारे में बात हो गई। अब आप देखिए कि ग्राम कथा को लेकर चलने वाले दो बड़े रचनाकार आप जानते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु, आप जानते हैं शिव प्रसाद सिंह, या फिर शहरी जीवन को लेकर अन्य रचनाकार भी हमारे सामने आए, जैसे निर्मल वर्मा। बता दूं कि निर्मल वर्मा की कहानी जब प्रकाशित हुई तो उस कहानी को, परिंदे कहानी को, नामवर जी ने हिंदी की पहली नई कहानी और उस संग्रह को पहला नया संग्रह, नई कहानी का पहला संग्रह के रूप में रेखांकित किया। इस समय हम शिव प्रसाद सिंह को सामने रखेंगे, और बिल्कुल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इन रचनाकारों से शिव प्रसाद सिंह कुछ अलग हैं, कुछ भिन्न हैं। इनकी कहानियां रेणु और मार्कंडेय से काफी निकट हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी कहानियों में आंचलिकता और ग्रामीण परिवेश को शिद्दत के साथ प्रस्तुत किया, दोनों का अनोखा संगम किया। ग्रामीण यथार्थ और आजादी के बाद गांवों में बिजली, कच्ची सड़क, खेती से तबाह होता किसान, या फिर अंधविश्वास और परंपराओं में जीने वाला किसान। अर्थात जब इनकी कहानियों से गुजरते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें बार बार प्रेमचंद याद आते हैं। शिव प्रसाद सिंह ने अपने सामाजिक और वैयक्तिक अधिकार के लिए लड़ने वाले, हंसते रोते, बार बार हार कर भी हार न मानते, अपने लक्ष्य से दूर न रहने वाले संघर्षरत मुख्य पात्रों का चित्रण किया है, और यह चित्रण उनको कथा में अमर बनाता है। दूसरी बात, शिव प्रसाद सिंह ने अपनी कहानियों के माध्यम से आंचलिकता के साथ आधुनिकता को, उसके मूल स्वर को प्रकट किया है। अब आंचलिकता आप समझ रहे होंगे, लेकिन आंचलिकता के साथ आधुनिकता जब हम कहते हैं तो वह यह है कि जो अंचल का किसान है, अंचल का खेतिहर है, अंचल का मजदूर है, अंचल के जो मूल पात्र हैं, उनमें विद्रोह, उनका संकट, उनका तनाव और उनकी कुंठा जब प्रस्तुत करते हैं तो वह आंचलिकता के साथ साथ आधुनिकता का भी चित्रण कर रहे होते हैं। एक आध कहानियों के माध्यम से हम अपने कथन की
यहां पुष्टि कर सकते हैं, जैसे आर पार की माला या फिर कर्मनाशा की हार, अथवा इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय भेड़िए। इन कहानियों से जब हम गुजरते हैं तो पाते ये हैं कि मोहभंग, विभाजन, यांत्रिकता, विसंगतियां, पारिवारिक विघटन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, ये तमाम विषय इन कहानियों के माध्यम से साकार होकर हमारे सामने आते हैं। उनकी सर्वाधिक चर्चित और प्रसिद्ध कहानी है कर्मनाशा की हार। कर्मनाशा की हार में वो नई डीह की बात करते हैं। नई डीह क्या है? नई डीह एक गांव का नाम है और उस गांव की सामाजिक जड़ता, वहां के बंधन और रूढ़ियों और होने वाले शोषण के दायरों को तोड़ने का पक्षधर है इसका कहानीकार। भैरव पांडे उच्च वर्ग को उसके चरित्र का यथार्थ बता देता है। वह कहता है, मैं एक एक के पास गिनाने लगूं तो यहां खड़े सारे लोगों को परिवार समेत कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा। है कोई तैयार जाने को? अर्थात यहां कहानीकार सबकी जो गुप्त बातें हैं, सबका जो शोषण है, उसे वो पाप के रूप में जानता है और वह एक एक का अगर प्रकट कर दे तो यह उच्च वर्ग कहीं का नहीं रहेगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसी क्रम में हम एक महिला कथाकार को सामने रखते हैं, मन्नू भंडारी जी को। मन्नू भंडारी जी आप सभी जानते हैं कि चर्चित होती हैं मैं हार गई के माध्यम से। 1957 में यह संग्रह आता है और एक तरफ पंडित गजाधर शास्त्री जैसी कहानी है तो दूसरी तरफ दो कलाकार जैसी कहानी है। नई कहानी का जो वैचारिक संघर्ष है, एकाध कहानियों के आधार पर अगर पूरी पीढ़ी के कथा संसार को नकारना होगा या बिना पढ़े नई कहानी को अस्वीकार करने वालों का जो विरोध है, इस कहानी में हमें मिल जाता है। उपेक्षिता और उत्पीड़ितों के प्रति कैसा आचरण होटल के नौकर के माध्यम से वह प्रस्तुत करते हैं कि एक तरफ तो सर्वहारा वर्ग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं, लेकिन उनके आचरण में इसका बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ता है। हम यूं कह सकते हैं कि यह कहानी नई कहानी का एक तरफ से घोषणा पत्र ही है। तीन निगाहों की एक तस्वीर इस तरह की जो मानवीय मूल्यों में हो रहे क्षरण को प्रस्तुत करती है, साथ ही साथ विभिन्न परिस्थितियों में, नगर जीवन में, खास करके नगर जीवन का परिवेश, स्त्री जीवन की तमाम परिस्थितियां, आधुनिक स्त्री के अनेक रूप और तमाम कोणों को प्रस्तुत करने का सबसे बड़ा विश्वसनीय उदाहरण अगर कोई है तो वह मन्नू भंडारी का कथा साहित्य है, उनकी कहानियां हैं। क्योंकि अपने समय संदर्भों के प्रति वो इस प्रकार से खुली दृष्टि से रेखांकित करती है और उस पर विचार करती है और पूरी की पूरी कथा पीढ़ी से वह अपना अलग स्थान प्राप्त करती हैं, जिसमें कि मौजूदा व्यवस्था में प्राप्त अंतर विरोधों का स्वर सुनाई पड़ता है और बड़ी गहराई के साथ दिखाई पड़ता है। दादी, माँ, बुआ, बहन, पत्नी, पुत्री,
प्रिया, इतने रूपों में स्त्री का चित्रण सबसे पहले हम पाते हैं मन्नू भंडारी की कहानियों में। नारी को पूरे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और स्वस्थ संदर्भ में न देखकर हमारा समाज उसे जो समस्या के रूप में देख रहा है, मन्नू भंडारी इसका विरोध करती हैं और बार बार कथा के माध्यम से अपनी चिंता उजागर करती हैं। आप उनकी प्रेम कहानियों के संदर्भ में बात करेंगे तो आप पाएंगे कि यही सच है, एक बार और ऊंचाई। यहां दाम्पत्य प्रेम की उत्कटता, आवेगमयता के लिए वर्तमान के सुख भोग को त्यागने की बात आती है। एक कहानी है घुटन, जिसमें दाम्पत्य जीवन के घुटन की कहानी है। यह स्त्री के जीवन का जो घुटन है उसे चित्रित करती है। इस तरह से रूप के स्तर पर हम परिवर्तन पाते हैं। कथानक की अवधारणा में बहुत बड़ा बदलाव आता है। जीवन के लघु प्रसंग, मूड, विचार को कथानक नए कथ्य, नए तेवर और नई रुचि के साथ प्रस्तुत करने में नई कहानी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, बड़ी भूमिका है और परंपरागत मूल्यों और विश्वासों से खंडित हो जाने की प्रक्रिया का परिणाम है नई कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।